जय हिंद। वेलकम बैक इन ट्रेड आयो। इस वीडियो में है हम एलआईसी का जो नया आईपीओ आने वाला है एनएससी और बीएससी में, उसका हम एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि एलआईसी का क्या फ्यूचर है, इनकी प्रीवियस ग्रोथ कैसी है, हिस्ट्री कैसी है और इस पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और कुछ बेसिक डिटेल के बारे में समझेंगे। और इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक ये एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हो जाएगा, इसका आईपीओ कब तक आएगा और स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ होगी जो फ्यूचर में इसको ग्रोथ दिला सकती है। वीकनेस क्या है जो हम एज अ इन्वेस्टर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, और फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी इस आईपीओ की, एंड फाइनेंशियल कैसा रहा है इसका थ्रू आउट द ईयर। तो फिर जैसा कि जानते हो, बजट 2021 में जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि एक आईपीओ आने वाला है एलआईसी का, जिसके थ्रू वो अप्रोक्सीमेट 10% अपना स्टेक रेस करने जा रहे हैं मार्केट एलआईसी से। तो ये एक बहुत ही अच्छा आईपीओ होगा बाज़ार के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए भी इससे बाज़ार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पे हम आपके मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या लाइव ट्रेडिंग करने के लिए। और नीचे हमारे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया है, जिसे आप अगर आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट देख रहे हो, डिस्काउंट ब्रोकर, तो नीचे एंजल एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा डीमैट अकाउंट है, हम पर्सनली यूज़ करते हैं। तो आप उसे चेक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है मार्केट में काम करने के लिए। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एलआईसी का आईपीओ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एलआईसी का आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में समझते हैं, कैसी हिस्ट्री रही है। एलआईसी की जो कंपनी है वो 1956 में स्टार्ट की थी, जो इंश्योरेंस एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे 245 इंश्योरेंस कंपनी इसमें मर्ज की गई थी, और जिसमें गवर्नमेंट ने खुद 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, जो कि गवर्नमेंट का टोटल 100% स्टॉक था। तो कंपनी बहुत पुरानी है, अगर देखा जाए इतनी पुरानी कंपनी है। और एलआईसी के बारे में हमने बचपन से ही सुना है, इनका एक स्लोगन होता था, जीवन के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो काफ़ी अच्छा है। इतनी पुरानी कंपनी दिखाती है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितने टाइम से मार्केट में है और इसकी क्या ग्रोथ होगी इन फ्यूचर। उस टाइम पे जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो हर स्टेट की जो इकोनॉमिक जोन थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में इसमें इस इंश्योरेंस की वजह से काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। एलआईसी का अगर नेटवर्क की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो इनके पास 8 जोनल ऑफिस हैं। इनके पास 8 जॉइन ऑफिस हैं, 113 डिवीज़न ऑफिस है, 74 कस्टमर जोन है और 2048 ब्रांच ऑफिस है, 1546 सैटेलाइट ऑफिस है। सैटेलाइट ऑफिस वो होते हैं जहाँ पे कुछ छोटे मोटे काम ऑफिस के एलआईसी से रिलेटेड हो जाते हैं। और उन स्टेट्स की बात करें तो 42,000 ऐसे पॉइंट जहाँ पे पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम को सबमिट कर सकते हैं। और एलआईसी के पास 22 लाख से ज़्यादा एजेंट हैं जो एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से और काम कर रहे हैं। अगर हम एलआईसी कंप्यूटर की बात करें तो सेकंड नंबर पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आता है, जो कि जिसके पास 421 ब्रांचेस नज़र आती हैं और 6 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं और 980 टाउन्स में ये अवेलेबल है। एलआईसी हर साल 19,800 करोड़ से ज़्यादा कमीशन देती है अपने एजेंट को और 20,000 सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को हर साल। तो हम सोच सकते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट और सैलरी कितनी है, तो उनकी इनकम किस हिसाब से हो सकती है और क्या ग्रोथ होगी इस आईपीओ की। एलआईसी जो है निफ्टी 50 काफ़ी शेयर में इन्वेस्ट करती है। अगर आप इसे चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस के जो शेयर हैं, कुछ एसबीआईएन है, इनमें एलआईसी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इन फ्यूचर भी आप कुछ फाइनेंस और बैंक से रिलेटेड जो शेयर हैं एनएससी और बीएससी में, इन पे आप इस आईपीओ के वजह से काफ़ी ग्रोथ दे सकते हो। एलआईसी की जो मैक्सिमम इनकम है वो इंश्योरेंस से ही आती है। हालांकि जैसे हमने बात किया, एलआईसी एज अ इन्वेस्टमेंट भी है, ये कुछ स्टॉक्स में, डेप्थ स्टॉक में इन्वेस्ट भी करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम इनकम है इंश्योरेंस से है। अभी तक हम बात करें जो सबसे बड़ा आईपीओ अभी तक एनएससी बीएससी में, वो पेटीएम है और उससे पहले कोल इंडिया था। बट
अब ऐसा लग रहा है कि 2022 में एलआईसी सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एलआईसी ने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि एलआईसी अपने जिनके पॉलिसी होल्डर हैं उनको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है, जिसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे वो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस आईपीओ में। और इसमें 10% रिज़र्व रखा जाएगा एलआईसी होल्डर के लिए। तो अगर आपने एलआईसी का इंश्योरेंस बाय किया हुआ है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है कि 10% एक रिजर्व कोटा बहुत होता है, और 10% का बेनिफिट काफ़ी बेनिफिट दे सकता है आपको इस आईपीओ में, अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ आर एनालिसिस। अगर हम एलआईसी के क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें तो वो 96 है। 96 मीन्स 100% होता है। तो जो भी एलआईसी के सेटलमेंट है वो 96% करते हैं। ये बहुत ही अच्छा रेशो है किसी भी एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एलआईसी के जो एसेट्स हैं वो रिलायंस से भी ज़्यादा है, जो कि आज के टाइम पे रिलायंस स्टॉक मार्केट में नंबर 1 पे आती है मार्केट कैप के स्टेट्स में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एनएससी में टॉप कंपनीज कौन है। टॉप पे रिलायंस का नाम आता है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। और आने वाले टाइम में जब ये आईपीओ आ जाएगा तो आप इसे टॉप पर एलआईसी को देख सकते हो जल्द ही। तो हम इस स्टेट से समझ सकते हैं कि एलआईसी का आईपीओ मार्केट में क्या बूम लाने वाला है और क्या ग्रोथ होगी अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है और आप इसमें लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर हम कुछ पेयर की बात करें जो इंश्योरेंस करते हैं मार्केट में, तो फर्स्ट पे एलआईसी आता है, जो कि मार्केट में 65% शेयर मार्केट कवर करता है एलआईसी। उसके बाद मैक्स लाइफ है, टाटा एआई है, एचडीएफसी लाइफ है, एनआईसीआईसी है। ये 5 कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में टॉप 5 में आती हैं, जिसमें से एचडीएफसी लाइफ एनएससी में लिस्टेड भी है। अब हम देखते हैं कि इसका एवोल्यूशन क्या होगा, किस बेसिस पे एलआईसी के आईपीओ की वैल्यू रखी जाएगी, और ये बुक विल डू टाइप इशू होगा। गवर्नमेंट ने बताया था कि जो आईपीओ आने वाला है वो 13 से 15 लाख करोड़ के आसपास होगा। एलआईसी जो है अपनी बैलेंस शीट साल में एक बार रिवील करता है, तो मैंने इसकी फाइनेंशियल भी देखा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है थ्रू द इनकम सोर्स एंड थ्रू द इंश्योरेंस। अगर आपको एलआईसी के अदर फाइनेंशियल स्टेट देखना है तो मैं एक वेबसाइट शेयर कर देता हूँ मैं, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऊपर लिंक भी है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख पाओगे। तो ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं एलआईसी की, जिसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्रोथ कामकाज इनमें हो रहा है। एलआईसी की जो टोटल वैल्यू है इनके एसेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी, जो कि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है सेबी में। एलआईसी ने 10 मर्चेंट अकाउंट को अपॉइंट किया है, जिसमें से गोल्डमैन चेस सिक्योरिटीज़, सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट, नोवा फाइनेंशियल एडवाइजरी, सिक्योरिटी इंडिया, एसबीआई कैपिटल मार्केट, जीएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, वफा सिक्योरिटीज़, जेएम मोर्गन, इंडियन आईसीसी सिक्योरिटीज़ एंड कोटक महिंद्रा कैपिटल को नजर आते हैं। अब अगर बात करें कि इसमें ये आईपीओ गवर्नमेंट के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जिसकी बात जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं बजट में करते रहते हैं, जो इन्होंने 2021 में भी किया था, और जो अभी करंट बजट गया उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो एलआईसी का आईपीओ है इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, जो कि और ये मार्च में एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो जाएगा, या इसका आईपीओ तो 100% है जो मार्च में आ जाएगा। तो जैसा कि बताया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस आईपीओ से अपना 1.75 करोड़ लाख रुपए डिसइन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो इसमें से निकाल लेंगे। मीन्स सिंपल है, वो लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठाने जा रहे हैं इस आईपीओ से, जो कि कंपनी अपना 10 to 5% स्टेक फ्रॉम एलआईसी कहीं भी सेल कर देंगे। एलआईसी का आईपीओ सक्सेस बनाने के लिए जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है उनको भी काफ़ी बेनिफिट दिए जा रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। जो पहले के चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन है, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्ट कर सकती है इजली, जो कि 65% बनता है, जो कि गवर्नमेंट इस नेक्स्ट ईयर में निकाल सकती है। जो कि बहुत सारी रिपोर्ट बताती हैं कि जो गवर्नमेंट है अपना स्टेक है 31 मार्च से पहले नहीं निकाल सकती। कुछ अदर फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की। जो एलआईसी है वो 5.9 करोड़ ग्रो हुई थी, जो टोटल इनकम हुई थी 37.72 लाख, जो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर था 2021 to 2022।
जो वन ऑफ द हाईएस्ट एसेट था इस LIC कंपनी का। अगर हम 30 सितंबर 2021 की डेट की बात करें, कंपनी के पास 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इसका जो नेट प्रॉफिट है 1437 करोड़ फर्स्ट हाफ में था, जिसका प्रॉफिट 6 करोड़ था इन द सेम पीरियड, इसी पीरियड में। जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था वो इन्वेस्टमेंट से दिखाया जाएगा। इस पर्टिकुलर एक सेशन में, एक ब्लॉक में जो ग्रो हुआ था 15,726 करोड़ टू 1.49 लाख करोड़ इन अप्रैल टू सितंबर पीरियड ऑफ 2021 टू 2022। जो इन्होंने अपनी इनकम की थी इन्वेस्टमेंट को सेल करके, जो अपना प्रॉफिट था इन्वेस्टमेंट से वो। अब हम LIC कुछ और प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। LIC ने जैसा कि मैंने बताया, LIC ने अपना 1437 करोड़ फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल में दिखाया था, और इसके जो कुछ नए बिजनेस है उनकी जो ग्रोथ है वो 554.1% नज़र आई थी 2022 में। अगर इसको हम कंपेयर करें 394.76% से, वो काफ़ी इंक्रीज नज़र आता है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इंक्रीज हुआ था 16 से 79 करोड़ टू 1.86 लाख करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर 2021। जो गवर्नमेंट का रिपोर्टेड जंप हुआ था वो 17,404 करोड़ रुपये हुआ था ऑल पूरे प्रीमियम से, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई थी 3.35 लाख करोड़ था अप्रैल सितंबर। अगर लास्ट 4 साल की बात करें तो कंपनी की सेल का कंपाउंड वो था 9.7%, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो है 1.88%। कंपनी का जो नेट मार्जिन है वो 0.44% है, जो कि अदर कंपनी से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है, जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा IPO है, इतनी पुरानी कंपनी है, और गवर्नमेंट भी इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा कर। तो क्या LIC में कोई लूप होल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है, वो ये है कि LIC कुछ डेप्थ कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। जिन कंपनियों पर काफ़ी कर्जा होता है उनमें इन्वेस्ट करती है, जो कि इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए एक बैड स्टेट हो सकता है। जो कि अगर आप निफ्टी 50 में भी देखेंगे, कुछ डेप्थ कंपनियां हैं। जो एक कंपनी थी, इन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया था जिनमें काफ़ी लॉस हुआ था, जो लॉस लगभग 34,000 करोड़ के आसपास था, जो कि इस कंपनी के लिए 1% होता है। तो आप सोच सकते हो कि 1% कुछ भी नहीं है इनके लिए। और यहाँ पे एक सजेशन है, अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो कंपनी लॉस में है, लॉस मेकिंग में है, और काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी लॉस वगैरह है, आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस और अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अब इस IPO से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है? जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, वो इस IPO को काफ़ी करीबी से रिव्यू कर रहे हैं। इसके जो फाइल्स वगैरह हैं सेबी को दी जा चुकी है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बजट में भी इस IPO के बारे में कहा था कि ये IPO जल्द ही आने वाला है। और जो इसके पेपर हैं, ड्राफ्ट पेपर हैं, ये सेबी को दिए जा चुके हैं, जो रिव्यू हो रहे हैं। और जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है 15 लाख करोड़ के आसपास का है, और जो इस IPO की जो प्राइस होगी वो 400 से 600 के बीच में होगी, जो बुक बिल्डिंग टाइप होगा। और अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक जो चेयरमैन है इस कंपनी के LIC के, उन्होंने इसका जो एयर है 1 साल इंक्रीज़ किया है इस IPO के लिए, ताकि ये IPO जल्द ही NSE और BSE में लिस्टेड हो जाए। अब जल्दी से अगर हम LIC के स्ट्रेंथ की बात करें, काफ़ी कंपनियां जो LIC का काम करती हैं वो LIC से इसको अपने जो इंश्योरेंस करती हैं वो अपने एजेंट का, अपने क्लाइंट्स का LIC के थ्रू री इंश्योरेंस कराती हैं, जो कि एक लॉ है गवर्नमेंट का कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस बेच रही है, उस इंश्योरेंस का भी वो इंश्योरेंस कराती हैं इन कंपनियों से। और एक ट्रस्ट जो कि इतने सालों से बना हुआ है LIC का, जैसे कि हमने कुछ स्टेट्स भी देखे कि इनका जो क्लेम सेटलमेंट है 96% नज़र आता है। यहाँ पे अगर एक स्टेट से एक रूल्स अगर मैं शेयर करूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है, अगर उन्होंने मार्केट में अगर 100 रुपीज़ देना है किसी का, तो जो उनको बैलेंस रखना पड़ता है वो 1500 के आसपास रखना पड़ता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी उनके पास मार्केट से पैसा इकट्ठा किया वो टोटल वो इन्वेस्ट कर दे या कहीं लगा दे। अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो LIC आज भी 65% मार्केट कवर करता है। LIC का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय नज़र आते हैं, और 23 लाख से ज़्यादा एजेंट है जो हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले नज़र आते हैं। अगर हम LIC की कुछ वीकनेस की बात करें
कि कुछ टाइम पहले जो एलआईसी का शेयर मार्केट था वो 75% से भी ज़्यादा था, और जैसे कि हमने पहले देखा अब ये 65% हो गया है। तो क्या रीज़न्स हैं और इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इन वीकनेस के थ्रू। अगर हम एलआईसी की मार्केट की बात करें तो 2000 से पहले ये 100% मार्केट करते थे, मीन्स जो भी एलआईसी वगैरह बीमा वगैरह होता था वो एलआईसी ही नाम आता था। बट 2014 होते 75% रह गया था, और अगर हम आज की बात करें तो ये 65% है, जो कि इसके इन्वेस्टर के लिए एक ये बैड स्टैट्स नज़र आता है। इन फ्यूचर भी कुछ प्राइवेट कंपनी जो है आएंगी और ये स्टैट्स और भी कम हो सकता है। तो एज आ इन्वेस्टर मुझे ये स्टेट एक देख के थोड़ा डर लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, एलआईसी इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करती है, जैसे कि हम अदर कंपनीज़ की बात करें या मैक्स की बात करें तो हम इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो एलआईसी है वो अपने एजेंट के थ्रू ज़्यादा काम करती है। एलआईसी के एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अदर जो प्राइवेट कंपनी हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च करती हैं, जो कि किसी भी बिज़नेस के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। और गवर्नमेंट इसमें से अपना जो शेयर है वो डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो ये एक बैड चीज़ नज़र आती है कि अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर भी प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए या कुछ और पैसा निकालती है तो ये एलआईसी धीरे धीरे वीक हो सकता है इन फ्यूचर, अगर गवर्नमेंट लगातार ऐसे ही पैसे निकालती रही अपने। जो एलआईसी प्राइस हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं अगर हम कंपेयर करें मैक्स लाइफ या एचडीएफसी लाइफ से, तो ये एक बैड चीज़ नज़र आती है एलआईसी के लिए। एलआईसी का आईपीओ जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, मीन्स वो आज इतनी टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं जितना कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें। उनका अपना एक पोर्टल है जहाँ पे एक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एलआईसी आज भी अपने एजेंट के थ्रू प्रीमियम कलेक्ट करता है, और जो एलआईसी जो बीमा बिकते हैं उनके लिए उन्होंने प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेंटर है, और वही अपने पॉलिसीज़ को बेचते हैं और वो एक एंड यूज़र तक पहुँचाते हैं। और हम प्राइवेटेशन की बात करें, जैसे कि हमने पहले देखा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट कर रही है, तो ये भी एक बैड फैक्टर लाता है कि जैसे कि हमने अगर हम कुछ कंपनीज़ की बात करें, जैसे कि पहले बीएसएनएल होता था, गवर्नमेंट कंपनी होती थी, लेकिन जब जियो वगैरह आया तो उसकी वैल्यू घट गई। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि कुछ प्राइवेट कंपनी अच्छा करती हैं, अच्छी तरीके से काम करती हैं, तो एलआईसी की जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। तो फ्रेंड, ये था एलआईसी का आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुई हो और आपके काफ़ी सारे फैक्ट्स क्लियर किए हों। अगर इस आईपीओ को मैं बाय करने की बात करूँ तो मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ। मेरे पास जितने भी डीमैट अकाउंट हैं मैं इसमें अप्लाई करूँगा। इसकी एक्सपेक्टेड डेट हमने बता दी है, ये मार्च एंड तक ज़रूर इसका आईपीओ आ जाएगा। और स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। स्ट्रेंथ इसकी यही कि आज भी इसके ऊपर ट्रस्ट है और गवर्नमेंट का स्टेक है, और जो मार्केट में मनी आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, जो कि मार्केट के अदर सेक्टर के लिए भी और अदर कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने के लिए, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है मार्केट में काम करने के लिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे एंजल बैंक का लिंक दिया गया है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपना ये वाला आईपीओ अप्लाई करने के लिए या कोई भी आईपीओ अप्लाई करने के लिए। इनफैक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप। और नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ और काफ़ी सारे हम स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं इन फ्यूचर मार्केट में काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।